नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 मानव जनन के बारे में। इस पिछले वीडियो लेक्चर में आपको शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ाया गया था। कैसे जो है शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। इस वीडियो लेक्चर में आपको अंड जनन के बारे में बताएंगे, कैसे जो है अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंड जनन या oogenesis कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। जैसा कि पुरुष में आपको बताया गया, जिससे शुक्राणु जनन कैसे कैसे होता है, उसकी तुलना अगर अंड जनन से किया जाए तो काफ़ी दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। ठीक है, अब यह स्टार्ट कब होता है? तो अंड जनन की शुरुआत जो है भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होता है। तो आप देख रहे हैं कि अंड जनन की शुरुआत कब होता है? अंड जनन की शुरुआत तभी हो जाता है जब बच्ची जो है माता के पेट में ही रहती है, माता के गर्भ में ही बच्ची है, तभी जो है उसके बॉडी में अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, oogonia बनना शुरू हो जाता है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है तथा कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी oogonia प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं, जिनको अंड जननी कहते हैं, oogonia कहते हैं, वह प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर बन जाती हैं। देखिए, अभी बच्ची जो है माता के पेट में है, तभी बच्ची के शरीर में यह जो है बन जा रहा है, अंड जननी oogonia बन जा रहा है। ठीक है, तो अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। अंड जनन की शुरुआत कब होती है? भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी, जिसे oogonia कहेंगे, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर तैयार होती हैं, विनिर्मित होती हैं। ठीक है, जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और इसकी वृद्धि नहीं होती है। जब जन्म हो जाएगा बच्ची का, तो उस समय क्या होगा? अंड जननी का निर्माण, oogonia का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। जन्म के बाद अंड जननी अर्थात oogonia का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। तो आप देख रहे हैं प्राथमिक अंडक जो है किस अवस्था में रुका रहता है? प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में रुका रहता है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में पहुंच जाती हैं, प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर परमानेंट अवरुद्ध रहती हैं, रुकी रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं की परत से आवृत होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो है वह कणिकामय कोशिकाओं से ढका रहता है, ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से क्या होता है? ढका होता है और इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राथमिक पुटक हैं। इनके चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से क्या होगा? ढका रहता है। ग्रेनुलोसा सेल की परत से प्राथमिक पुटक ढका रहता है। तो ये अच्छा फिगर में आप देख रहे हैं। तो देखें ध्यान से फिर से। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन oogenesis कहते हैं।
जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होती है। अंड जनन की शुरुआत कब होती है? भ्रूणी परिवर्धन के चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृयुग्मक कोशिकाएं यानी अंडजन्य यूगोनिया प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर तैयार होती हैं। ठीक है। जन्म के बाद अंडजन्य का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश कर जाती हैं, प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं, रुकी रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocytes कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत होती हैं, ढक जाती हैं और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है। ठीक है। अब आगे क्या होगा? एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में, ठीक है, एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता रहता है। एक प्रोसेस के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा जो यह प्राथमिक पुटक हैं उनकी भारी मात्रा में, क्योंकि यह कितनी बनी है? मिलियंस बनी है। ठीक है, कई मिलियंस मातृयुग्मक कोशिकाएं यूगोनिया बनी है। ठीक है, जिनके ऊपर एक लेयर बना है ग्रेनुलोसा सेल्स का, तब इनका नाम क्या हो गया है? प्राथमिक पुटक कोशिकाएं हो गई हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इन पुटक की भारी मात्रा जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक प्रोसेस के द्वारा इन पुटकों का क्या होता है? नष्ट होते रहते हैं। यह पुटक एक प्रोसेस के द्वारा, यह जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राथमिक पुटक हैं, यह जन्म से यौनारंभ तक नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचे रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बन रहे हैं तो मिलियंस, लेकिन एक प्रक्रिया के द्वारा पुटक जो है भारी मात्रा में जन्म से लेकर यौनारंभ तक नष्ट होते रहते हैं, ह्रास होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल कितने बचे रहते हैं? 60,000 से 80,000 तक प्राथमिक पुटक बचे रहते हैं, शेष रहते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो प्राथमिक पुटक हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, अब यह जो है, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल से, कणिकामय कोशिकाओं से कई परतों से यह ढक जाते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक, ठीक है, थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहेंगे। ठीक है, और इस पे ऊपर क्या हो जाता है? एक नया लेयर बन जाता है, एक नया थिकल बन जाता है, जिससे इनका नाम चेंज होके क्या हो जाता है? द्वितीयक पुटक हो जाता है। ठीक है, एक नया लेयर बन जाएगा, जिसे इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक पुटक इसका कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। अब देखें ध्यान से, यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिणत हो जाता है। अब द्वितीयक पुटक जो है कि ऊपर एक और लेयर बन जाएगा, तृतीयक पुटक बन जाएगा और इसके अंदर जो है रस भर जाएगा। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिणत हो जाता है, जिसकी तरल से, ठीक है, तृतीयक पुटक में बदल जाएगा, जिसकी तरल से, जिसके लिक्विड से भरी गुहा को एंट्रम कहा जाता है। जिसमें लिक्विड से भरी गुहा को क्या कहते हैं? गह्वर कहते हैं, एंट्रम कहा जाता है। और यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है ना, तृतीयक पुटक जो बना है उसके गुहा में क्या भरा है? एंट्रम। ठीक है, गुहा को क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं और यह एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका लेयर, अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना में गठित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जो प्रावरक स्तर है, जो थीका लेयर है, उसके अंदर वाले भाग को थीका इंटरना कहेंगे और बाहर वाले के भाग का कहेंगे थीका एक्सटर्ना में कहेंगे। ठीक है, प्रावरक स्तर थीका लेयर, अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना में गठित हो जाता है। ठीक है,
इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि जो तृतीयक पुटक के भीतर, जो तृतीयक पुटक बना है जिसके अंदर एंट्रम है, गह्वर है, तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो तृतीयक पुटक के अंदर क्या बनता है? प्राथमिक अंडक, उसके आकार में क्या होने लगी? वृद्धि होती है, और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। तो तृतीयक पुटक के अंदर जो है पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। तृतीयक पुटक के अंदर पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। ठीक है, यह एक असमान विभाजन है। विभाजन कैसा होगा? असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। ठीक है, तो इसमें विभाजन होगा, असमान विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा? बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक बनेंगे, बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक बनेंगे, और उसके साथ एक छोटा लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होगी। लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होगी, पोलर बॉडी बनेगी। देखें ध्यान से, यहाँ देखें अंडजननी सूत्री विभाजन से विदलन हुआ, इसका सूत्री विभाजन हुआ, जिससे प्राथमिक अंडक बना, प्राथमिक अंडक बना। अब इसमें जो है पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन होगा। अंडोत्सर्ग के पूर्व यह आपका बन जाएगा। जन्म के समय यह था, बाल्यावस्था, यह पहला विभाजन हुआ जिसमें द्वितीयक अंडक बना और उसके साथ एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बना। ठीक है, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड का क्या वर्क है अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, इसका क्या वर्क है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड का। अब जो द्वितीयक जो अंडक बना, इसमें फिर डिवीजन होगा, जिससे अंडाणु बनेंगे और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनेगा। ठीक है, तो अब देख रहे हो गुणसूत्रों की संख्या जो है प्राथमिक अंडक से डिवाइड हो गया, गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 हो चुकी है, गुणसूत्रों की संख्या 23 हो चुकी है। आगे देखें ध्यान से, द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखता है। तो जो द्वितीयक अंडक है उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जो कहाँ से मिल गया है? प्राथमिक अंडक से मिल गया है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखता है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है, क्योंकि वह रखेगा तभी जो है उसको यूज कर सकेगा, वो आगे वृद्धि कर सकता है। क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? ठीक है, प्रथम ध्रुवीय पिंड का क्या होता है? विभाजन होता है कि नष्ट हो जाता है? ठीक है, वर्तमान में इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में क्या होता है उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, रिसर्च जो है उस पर हो रहा है। देखें ध्यान से, तृतीयक पुटक, ठीक है, आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाता है। तृतीयक पुटक जो है वो आगे चलकर किस में चेंज होता है? ग्राफी पुटक में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाता है। तृतीयक पुटक किस में चेंज हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडा आवरण जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। द्वितीयक अंडक जो है अपने चारों ओर एक नई झिल्ली बनाएगा, जिसको जो क्या होगा? पारदर्शी आवरण होगा, जिसको क्या कहेंगे? जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। अब ग्राफीय पुटक फट जाता है। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अर्थात अंडाणु को अंडाशय में निकाल देता है, अंडाणु को अंडाशय में मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, अब ग्राफी पुटक जो है फट जाता है, फटकर द्वितीयक अंडक अर्थात अंडाणु को अंडाशय में रिलीज करता है, मोचित करता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक पुटक बना,
फिर जो है द्वितीयक पुटक बनेगा और फिर जो है तृतीयक पुटक बनेगा। तृतीयक पुटक के अंदर क्या भरेंगे, एंड्रम गह्वर बनेगा, ठीक है। फिर इसमें विकास होगा, ग्राफी पुटक बनेगा और ग्राफी पुटक फिर फट जाएगा। फटने के बाद अंडे बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे, ओवुलेशन कहेंगे, ठीक है। जब अंडे निकल जाएंगे बाहर तो जो पार्ट बचेगा उसको क्या कहेंगे, कार्पस लूटियम कहेंगे, पित्त पिंड कहेंगे, कार्पस लूटियम कहेंगे। इसका भी हार्मोन निकलता है, इसका यूज होता है, ठीक है। बाद में यह नष्ट हो जाता है। अब आगे देखें, क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं। यहाँ पर शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में नीचे एक आरेखित प्रस्तुति की गई है, ठीक है। शुक्र जनन और अंड जनन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में यहाँ पे फिगर जो है दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यौना आरंभ के समय शुक्राणु जनन के बारे में और यह अंड जनन के बारे में दिया गया है। यौना आरंभ के समय जो है प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 है, ठीक है। शुक्र जनन में क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा शुक्राणु जनन में, ठीक है, सूत्री विभाजन होगा और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, गुणसूत्र संख्या 23 हो गई। फिर जो है 2 अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, 2 अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र संख्या चेंज नहीं होंगे, 23 ही रहेंगे। शुक्राणु प्रसू बनेंगे, शुक्राणु पूर्व बनेंगे, विभाजन होगा, विभेदन होगा, जिससे शुक्राणु का निर्माण होगा। गुणसूत्र की संख्या 23 ही रहेंगी, ठीक है। तो यह होगा किसमें, शुक्राणु जनन में। अब अंडाणु जनन में देखें, ठीक है, अंड जननी बनेगा, सूत्री विभाजन विभेदन होगा, जिससे प्राथमिक अंडक बनेगा। प्राथमिक अंडक में ध्यान दें, पहला अंडक जो है अर्धसूत्री विभाजन, अंडोत्सर्ग पुरुष समाप्त हो जाएगा। बाल्यावस्था शुरू होगी, यौना आरंभ, जिसमें पहला विभाजन होने से एक पोलर बॉडी बनेगा जिसका कोई कार्य ज्ञात नहीं है। द्वितीयक पिंडक में विभाजन होगा जिससे अंडाणु बनेंगे और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनेंगे, ठीक है। तो यह इसमें आप देख रहे हो पोलर बॉडी बन रहा है, इसमें पोलर बॉडी कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख रहे हो दोनों में, ठीक है। तो यह गर्भ जीवन है, यहाँ पे जन्म के समय, बाल्यावस्था के समय, यौनारंभ के समय और पौड़ जनन आयु के समय। शुरू में प्रतिकोशिका गुण संख्या 46 होती है, बाद में यह डिवाइड होके 23 दोनों में हो जाती है। तो शुक्राणु में भी गुणसूत्र 23 होंगे और अंडाणु में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। तो यह जो है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिखाया गया है, शुक्राणु जनन में क्या डिफरेंस है और अंडाणु जनन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका अंडों का निर्माण अर्थात अंड जनन oogenesis के बारे में भी आपको बता दिया गया। शुक्राणु जनन और अंड जनन यह दोनों प्रक्रियाएं जो हैं आप समाप्त हो चुकी हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें, किताब पढ़ें ताकि यह चीज़ें अच्छे से आपको समझ जाए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।